अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत जोर शोर से आपने ताली बजाई और हम यहाँ आ गए हैं। देवियों सज्जनों, हफ्ते के 7 वार इंसान अपने परिवार की खुशियों के लिए हमेशा दिल से जुटा रहता है। अपने परिवार के लिए हंसते हंसते मुश्किलों का सामना करता है, परिवार के लिए पूरी लगन और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जज्बा मुझे कौन बनेगा करोड़पति में आए हुए हर खिलाड़ी में दिखता है, हर बार दिखता है और हर वार को दिखता है। आज भी दिख रहा है मेरे सामने बैठे हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट रोहित कुमार के रूप में। बहुत बहुत स्वागत आपका रोहित कुमार। तो रोहित जी भी अपने परिवार के काफ़ी करीब हैं और ये अपने परिवार की परंपरा को निभाने वाली तीसरी पीढ़ी के सदस्य हैं और इनके परिवार की परंपरा यह है देशभक्ति और देश सेवा। रोहित इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन है। कल हूटर बजने की वजह से इनके साथ हम खेल नहीं कर पाए थे, लेकिन आज खेल हम इन्हीं के साथ प्रारंभ करेंगे। तालियों के साथ एक बार फिर आपका स्वागत रोहित कुमार जी। थैंक यू। रोहित, आप बागपत से हैं। बागपत में कहाँ रहते हैं आप? सर, बागपत में मेरा गांव काठा है। काठा गांव में मैं रहता हूँ। बागपत और दिल्ली के बीच में सर ये पड़ता है, नेशनल हाईवे 709B के जी। ऊपर पड़ता है सर। तो वहाँ से हैं आप? वहाँ से सर। ओके। और आपने कहा कि आप एयरमैन है, यहाँ हमें समझाइए कि ये एयरमैन क्या होते हैं? एयरमैन इज जस्ट लाइक आर्मी में सोल्जर्स होते हैं। जी जी। तो इसी तरह एयरफोर्स में सोल्जर्स को एयरमैन बोला जाता है, नेवी में सीमैन बोला जाता है। जी जी जी। तो एज ए सोल्जर, जो एयरफोर्स में एज ए सोल्जर है, उनको बोला जाएगा एयरमैन। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स जो होते हैं, जी जी जी, दे आर कॉल्ड एज एयरमैन। रोहित, हमारे पास आप पर बनाया हुआ एक वीडियो है, उसे देख लेते हैं, फिर गेम की शुरुआत करते हैं आपके साथ। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? काफी टाइम हो गया, अब चलो थोड़ी देर एक बार बाजार में चल दो। बाजार में क्या करेंगे? कुछ ले आते हैं, शॉपिंग करके थोड़ी बहुत, अपने कपड़े वपड़े। चलेंगे, पर लोअर टी शर्ट पहन के जाऊंगा। तो खाना वाना भी खिला दियो फिर तो बाहर। खाना नहीं खाना, टिफिन लेके जाएंगे मम्मी पैसे। खाना नहीं खिलाने का बाहर, पैसे नहीं ज्यादा खर्च करना है, ठीक है? खाना नहीं खिलाऊं बिल्कुल भी। मेरा नाम रोहित कुमार है, बागपत उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और काठा गाँव है मेरा। बहुत बढ़िया। मेरे गाँव की एक खासियत है कि यहाँ हर घर से आपको एक बंदा पैरा मिलिट्री या मिलिट्री में मिल ही जाएगा, क्योंकि बंदों के अंदर बहुत क्रेज है फौज में जाने का। ये 3rd जनरेशन आप समझ सकते हैं, हम डिफेंस में हैं। सबसे पहले मेरे दादाजी थे फौज में, फिर मेरे पापा जी गए और अभी मैं एयरफोर्स में हूँ। तो मतलब तीसरी जनरेशन हमारी अभी डिफेंस में है और अभी मेरी पोस्टिंग खड़गपुर में है। मैं इंडियन एयरफोर्स में एज ए सोल्जर सर्विस करता हूँ। अभी मैं पोस्टिंग हूँ एनसीसी में। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर जो है, उसका हमारा काम है बच्चों में डिसिप्लिन और पैट्रियटिज्म आप बोल सकते हो वो पैदा करना, आईआईटी के बच्चों में खड़गपुर में। मेरा बचपन पूरा मेरे गांव में ही बीता है। मेरे पापा आर्मी में थे, साल में मुश्किल से 2 महीने आते थे घर पे। तो मेरी मम्मी और मम्मियों की तरह नहीं है, और जैसे औरत होती है कि थोड़ा डर के रहे। मम्मी का सीधा फंडा है कि कोई तो जाएगा ही फौज में, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी नहीं जाएगा। हमेशा इनके पापा अलग रहे या बच्चे बाहर हैं, दिक्कत तो होती है, पर फिर भी ये सब कुछ बर्दाश्त तो करना ही पड़ता है। मैं चाहती हूँ मेरी अब से भी कई पीढ़ी आगे तक देश सेवा में रहे। ऐसा इसलिए चाहती हूँ जी, अगर मेरे जैसी माँ ये नहीं चाहेंगी कि हमारे बच्चे हमारे देश की सेवा करें, तो फिर कौन करेगा? प्राउड फील होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई पूछे कि आप क्या करते हो, तो बताने में मुझे नहीं लगता कि 1 लाख रुपए सैलरी जो पर मंथ ले रहा है उसको भी इतना अच्छा लगता होगा अपनी जॉब का बताना, जितना एक फौजी को लगता है। बाहर जाइए, एयरफोर्स की आर्मी की गाड़ी कोई जाएगी तो बच्चे आपको सैल्यूट कर देंगे। बहुत बहुत बधाई आपको रोहित कुमार जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी जो ख्यालात, आपकी जो विचारधारा थी इसमें बहुत प्रबल, बहुत शक्तिशाली। थैंक यू सर। बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं हमें आपसे और आपके जो कंपेनियन के रूप में आपकी पत्नी जी आई हुई हैं उनसे भी। प्रणाम करता हूं आपको। नमस्ते सर। आपका शुभ नाम? कोमल तंवर सर। कोमल जी, प्रणाम करता हूं, स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थोड़ी देर बाद आपसे भी हम कुछ पूछताछ करेंगे
हमने जो अभी देखा है उसके बारे में, ठीक है? ठीक है सर। ऑलराइट रोहित जी, सर आपकी 3 पीढ़ियां हैं, सर 3 पीढ़ियों से आप फौज में हैं। सर एक बात जो भी आपने कही हमको बहुत प्रभावित किया कि लोग चाहे लाख रुपए महीना कमाते हों, उनको भी इतना गर्व नहीं होता होगा जितना कि मुझे होता है, क्योंकि मैं देश की सेवा में लगा हुआ हूं। सर बहुत बढ़िया बात कही आपने, वेल डन। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपने कहा कि कई लोग जो हैं वो हरियाणा से अक्सर फौज में जाते हैं। हमारे यहाँ सर गांव में है, एक तो दूध घी का खाना है सर, सेहत सही रहती है बंदों की। और क्या है, कई पीढ़ियों से चला रहे हैं। हमारे गांव में खुद 2 शहीद हैं सर, चीन की जो लड़ाई में हुए थे, 2 जी, शहीद जी। हैं। मेरे बाबा जी भी चीन की लड़ाई में भी गए थे, उनके पैर में भी गोली लगी थी। और मेरे फादर थे आर्मी में, NSG कमांडो भी रहे वो 7 साल तक। जी, और आप क्या, एक तो सबको रास्ता पता है फौज में जाने का, पीढ़ियां चली आ रही हैं तो पता है कि ऐसे भर्ती होना है। और फिर हेल्थ अच्छी है और देश के लिए कुछ करने का जज्बा है। फिजिकल वगैरह सब लड़के मार ही देते हैं। आप देखोगे 100-200 लड़के डेली सुबह शाम, आपको कोई सरकार की तरफ से सुविधा है नहीं। किसी का खेत खाली है, ट्रैक्टर ले जाके ट्रैक बना लेंगे, वहाँ पे वहीं पे दौड़ना शुरू करेंगे, 2 दिन में ट्रैक बन जाता है दौड़ दौड़ के। जी, जी। इसी तरह मैनेज कर लेते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग काफी होती है आपके। फिजिकल ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं है सर, एक खेत का काम भी सभी करते हैं। जी जी जी। और हमारे यहाँ खाने पीने का भी और सभी चीज़ों का प्रभाव है सर इस चीज़ों में। मतलब रोहित जी, आगे बढ़ते हैं। सर जो हमारे खेल के नियम है वो मुझे आपको समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पहाड़ खड़ा हो गया है, देखिए ये है धनालय। 1000 रुपए से इसकी शुरुआत होती है और बढ़ते 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 हम जाते हैं 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। वहां पहुंचने से पहले 5वें प्रश्न जो है वो 10,000 रुपए का है, वो पहला पड़ाव आता है। दूसरा पड़ाव आता है 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए। 10वें प्रश्न को जब आप पार कर जाएंगे तो आपके लिए वो 16वां प्रश्न जो है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। पहले 5 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक घड़ीमान जी हैं, वो बजते रहेंगे टिक 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 करके। 45 सेकंड मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न। 5वें से 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड और 10वें प्रश्न के बाद आपके पास समय से 4 लाइफलाइंस आपकी सुविधा के लिए रखी हुई हैं। ऑडियंस पोल ये देखिए यहां पर है, और दूसरी लाइफलाइन है 50-50, तीसरी लाइफलाइन है फ्लिप द क्वेश्चन, और अंतिम में है आस्क द एक्सपर्ट। तो हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा परिचय दे दें। ये बहुत ही मशहूर एक लेखिका है जिनका नाम है मेघना पंत। मेघना जी की किताबें जो उन्होंने लिखी हैं, फेमिनिस्ट रानी और द ट्रबल विथ वुमेन, ये काफी लोकप्रिय हुए। मेघना जी, प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एक बार फिर तालियों के साथ उनका अभिनंदन किया जाए। ऑलराइट, मेघना जी पूरे खेल के दौरान हमारे साथ जमी रहेंगी, जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े उनसे पूछ लीजिएगा। ओके, तो इसी के साथ शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। ऑलराइट रोहित कुमार जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, उसका मूल्य है 1000 रुपए। वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या 2 टीमों के बीच खेला जाने वाला एक पारंपरिक खेल है? Which of these is the name of a traditional game played between 2 teams? A. मुखिया सरपंच, B. चौकीदार जमींदार, C. SP दरोगा, D. चोर सिपाही। सर प्लीज लोग डी, चोर सिपाही। D. चोर सिपाही। ताला लगाने लायक? सर D पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1000 जीत गए आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। रोहित जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शहर अपने पान के लिए मशहूर है? Which of these cities is noted for its पान? A. हरिद्वार, B. वाराणसी, C. बेंगलुरु या D. जैसलमेर। सर प्लीज लोग बी, वाराणसी। B. वाराणसी। सर श्योर है? सर लगा दें ताला। पक्का सर। वाराणसी B पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब। 2000 जीत गए आप। बनारस का जो पान है वो बहुत ही मशहूर है, और इस पर एक मशहूर गाना भी था जिसके बोल इस प्रकार थे कि खाई के पान बनारस वाला। उसी गाने से सर अंदाजा लगाया। उसी से लगाया आपने? वाह। कभी आपने खाया है बनारस का पान? सर नहीं। जाइएगा कभी, कहीं मिले आपको तो खाइएगा, पक्का सर। बहुत बढ़िया होता है। सही मानों में बंद दिमाग का दरवाजा खुल जाता है।
सर। अब हम चाहते हैं कि आपका दरवाजा खुल जाए तीसरे प्रश्न के लिए। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हमारे राष्ट्रगान में पंजाब सिंधु गुजरात डैश के बाद कौन सा शब्द आता है? इन आवर नेशनल एंथम व्हाट वर्ड फॉलोज नेक्स्ट आफ्टर द वर्ड्स पंजाब सिंधु गुजरात? रेडी? सर। ऑप्शन सुनिए। ए उत्कल, बी द्रविड़, सी बंग या डी मराठा? सर प्लीज लोग डी मराठा। डी मराठा पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही हैं रोहित कुमार जी, और आपने जीत लिए हैं 3000 रुपए। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। ऑलराइट, 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। अब चौथा प्रश्न आ रहा है और इसका मूल्य है 5000 रुपए। इसका उत्तर दीजिए। वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा आकार समद्विबाहु या आइसोसेलिस हो सकता है? सर। Which of these shapes can be? ये तो बहुत ही जबड़ा तोड़ शब्द है। समद विबाहु, समद विबाहु। बहरहाल आप समझ गए होंगे मतलब इसका। सर। इनमें से कौन सा आकार का या आइसोसेलिस होता है? और आपके ऑप्शन हैं ये। ए ट्रायंगल, बी सर्कल, सी स्फीयर या डी लाइन? इनमें से कौन सा आकार है? त्रिभुज, वृत्त, सर प्लीज लोग, गोला या रेखा? प्लीज लोग ए ट्रायंगल। ट्रायंगल ताला लगा दिया जाए। सर। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज पर ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है और 5000 जीत गए आप। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य है। रोहित कुमार जी, वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चिकित्सा जगत में इनमें से कौन सा शब्द एड्स, AIDS के फुल फॉर्म का हिस्सा नहीं है? In medicine, which of these words does not form the acronym of AIDS? A immune, B syndrome, C disease या D acquired? सर प्लीज लोग सी डिजीज। डिजीज C। फाइनल उत्तर आपका? सर। डिजीज C पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। पूरा इसका आकार क्या होता है? ये एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेल प्लेड। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है सर। और घड़ीमान जी अब 45 सेकंड से आपको देंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। कोमल जी, आपसे हम पूछना चाह रहे थे। जी सर। आपका जब हम वीडियो देख रहे थे तो हमने देखा कुछ बात इन्होंने कही जिससे आप हंस गई। नहीं सर, बस वही बाहर खाना खाने की कभी हाँ ही नहीं भरते, पता नहीं क्यों। कहीं आप उनको बाहर नहीं ले जाते इसलिए आप हंस रही थी? जी सर। बाहर नहीं ले जाते हैं? नहीं सर। खाना खिलाने? नहीं सर, मतलब जैसे आते हैं कभी छुट्टी और बोल दिया, वैसे तो हम घूमते ही रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो 1-2 बार इनके साथ जाती हूँ तब चले जाते हैं। जी जी। घर से नहीं जाते कहीं भी। आप इनको नहीं ले जाते हैं बाहर? सर घर से सही नहीं लगता ले जाना। मैं सोचता हूँ बाहर रहते हैं, जैसे इसकी छुट्टी रहती है, वहाँ क्वार्टर पे आ जाती है कभी मेरे पास 1-2 महीना साल में, तो उस समय खा लेते हैं। लेकिन घर से सही नहीं लगता मुझे ही। मम्मी के हाथ का मैं मिस करता रहता हूँ खाना। फिर एक दिन बाहर चले गए खाने, 15 दिन में फिर वही मम्मी को भी अच्छा नहीं। घर से भी नहीं सर, घर से भी नहीं। अगर मैं बाहर रहती हूँ दिल्ली तो वहां से भी नहीं लेके जाते। अब सब कुछ बता देगी तो। देखिए अब ये वैसे तो पैसा खर्चने में आपका क्या जाता है? थोड़ा बहुत खर्च कर दिया पत्नी के नाम पे? करता हूँ सर, पैसा तो खर्च क्यों नहीं करता, लेकिन फालतू नहीं करना चाहिए। यही है, मेहनत की कमाई है, इस तरह बर्बाद नहीं करनी चाहिए। नहीं वो सही बात है, लेकिन यदा कदा कभी पत्नी जी को खुश करने के लिए करता हूँ सर। ऐसा चॉकलेट का डब्बा लेकर के चले गए? चॉकलेट का डब्बा सर लाया था। बहुत पुरानी कहानी है आपकी चॉकलेट के डब्बे वाली। बताइए कोमल जी, आप बताइए। जी सर, दिया था। फर्स्ट टाइम जब मिले थे तब दिया था चॉकलेट का डब्बा। उसके बाद चॉकलेट मिला ही नहीं? सर इतनी गंदी चॉकलेट मैंने जिंदगी में नहीं खाई कभी। सर अरेंज मैरिज थी सर, तो एंगेजमेंट वगैरह हमारे यहाँ क्या है, बहन ही अंगूठी पहना देती है। तो बहन अंगूठी पहना के आ गई, एंगेजमेंट होगी, देखा किसी को था नहीं, तो फ़ोन नंबर ले आई थी बहन। मैंने बात की, मैं छुट्टी आया हुआ था, मैंने घर पे झूठ बोल दिया। फिर मिलने जाने का प्रोग्राम बना कि मैं दोस्त की मदर बीमार है, वहाँ जा रहा हूँ दिल्ली। इसने भी छुट्टी ले ली 1 दिन की, दिल्ली पुलिस में है सर ये। तो छुट्टी ले ली तो ये भी बोल दिया घर से कि जा रही हूँ ड्यूटी पे।
तो दोस्त बागपत में था, मैं फ़ोन किया, मैं कहा भाई तेरी भाभी से मिलने जा रहा हूँ, कुछ ले आओ। तो दोस्त है लाखन और सुमित, बिल्कुल देसी है वो गए, पता नहीं क्या लेके आए, पैक करवा के ले आए। मैं कहा क्या है? 5-5 रुपए बहुत अच्छा गिफ्ट 50 चॉकलेट, बहुत अच्छा गिफ्ट है, खुश हो जाएगी। अब जाके वहाँ खोल के देखा तो वो 2-2 रुपए वाली 10-20 चॉकलेट लेके आ गया था। मुझे पता नहीं था। अब उसको बोल रहा हूँ, वो बोल रहा है भाई मुझे भी नहीं पता कि 100 रुपए की भी चॉकलेट आती है, मैंने यही खाई है। तो उसका ताना अभी तक मिल रहा है कि 2-2 रुपए वाली चॉकलेट। रोहित कुमार जी, आपकी माता जी जो हैं सर, उनका बहुत ही एक दृढ़ निश्चय था सर कि हमारे परिवार से जो लोग हैं वो फौज में जाएंगे। गांव में जितने भी और भी माएँ हैं वो सब ऐसा ही सोचती हैं जैसे आपकी माता जी सोचती हैं? सर थोड़ा माइंडसेट हो गया है अब लोगों का जी। और मेरी मम्मी का तो बहुत क्लियर फंडा है, बोलती रहती, मतलब पहले भी जब कारगिल की भी लड़ाई हो रही थी उस टाइम पापा का चिट्ठी आई थी 4-5 महीने बाद, हम भी छोटे छोटे थे, तो ऐसे ही सोचते रहते थे। तो उस टाइम भी और अभी भी मम्मी बोलती हैं कि रोड पे एक्सीडेंट में भी कोई भी मर जाता है, कुछ वहाँ हो गया बाई चांस, तो कम से कम तिरंगे में आएगा, सब देखेंगे, पूरा बागपत जान जाएगा। और क्या है, बोलो कोई भी कभी भी मर सकता है, हमारा यही है। तो इसलिए डरना नहीं है फौज में जाने से, सभी के लिए है सर। ये तो कुछ नहीं पता किसके साथ क्या हो जाए। जी जी। जिसको नहीं होना वो कहीं से भी वापस आ जाएगा। विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान से वापस आ गए, जी। तो जिसको कुछ नहीं होना वो आ जाएगा, और जिसको होना है वो घर पे भी कुछ भी हो सकता है उसको। बड़ा दृढ़ संकल्प चाहिए ऐसी विचारधारा का। और जितनी माएँ हैं, जितनी महिलाएं हैं जो अकेले घर में रहती हैं क्योंकि या तो उनके पतिदेव या उनके सुपुत्र जो हैं वो देश की सेवा के लिए युद्ध करने चले गए हैं या फौज में हैं, तो अकेले उनको घर को संभालना, परिवार को संभालना बड़ा कठिन काम होता होगा। कठिन होता है सर। मेरी मम्मी ने हमको अकेले ही पाला है, काफ़ी दिक्कत होती है। और साल में 2 महीने पापा आते थे मुश्किल से घर, उस टाइम में। पर पापा ने भी बहुत प्यार करते, पापा ने कभी पीटा नहीं, मम्मी पीटती तो बहुत थी। लेकिन काफ़ी टफ होता है। और मेरी मम्मी का तो काफ़ी सही रहा है। तो जब कारगिल वगैरह में थे उस टाइम कुछ था नहीं, घर पे भी पैसे नहीं थे, तो मुझे खूब याद है सर 1000 रुपये करीब हमारे घर में उस समय थे, 99, उस समय बहुत थे 1000 रुपये भी हमारे लिए। तो हम किसी को हमने महसूस ही नहीं होने दिया ये कि हमारे पास पैसा बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये हम अपना एक टाइम दूध से ही खा लेते थे, रोटी चटनी दूध, और अपना सब्जी वब्जी बंद कर दी अपना, और चलता रहा मतलब। लेकिन थोड़ा टफ होना पड़ता है। मम्मी मेरी बहुत टफ है इस चीज़ में, हमेशा हमारे स्कूल में भी जाती थी और टीचर को बोलती थी कि खाल उतार लो, हड्डी भेज देना घर पे अगर ना पड़े तो। प्यार सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी मुझे ही करती है, लेकिन कभी दिखाती नहीं है कि इतना ज़्यादा रोना धोना, ये मेरी मम्मी नहीं करती। और सर एक चीज़ और, डिफेंस में आपके परिवार को सिक्योरिटी और आपकी हेल्थ वगैरह काफ़ी ध्यान रखा जाता है, आपके परिवार की भी। तो इस तरह कोई सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कोई प्रॉब्लम है तो डिफेंस आपके लिए पूरा कुछ करती है। सिविल पुलिस से बात करनी हो, कुछ भी करनी हो, आपके घर में प्रॉब्लम है, सब कुछ होता है सर। तो इतना परिवार के बारे में सोचने की अभी कोई इतनी जरूरत। और सर जब से वीडियो कॉल वगैरह आ गया है तो लगता है मिल ही लिए हैं घर वालों से। हाँ जी। तो पापा का जमाना काफ़ी टफ लगता है मुझे, चिट्ठी वाला। अभी तो सर अब कभी वीडियो कॉल होता है पत्नी जी के साथ? हो जाता है सर, हो जाता है। सर। कोमल जी, आप भी पुलिस फोर्स में हैं जी सर। और कहीं ना कहीं परिवार की परंपरा आप एकदम पूरी कर रहे हैं। जी सर। कैसे समय बिताती हैं आप वहाँ पर? सर एक लड़का है मेरा छोटा, और मेरी सासू माँ है, देवर है घर में, बस ये रहते हैं। सुबह मैं ड्यूटी चले जाती हूँ, शाम को आती हूँ, तो निकल जाते हैं सर ऐसे ही टाइम। बस ऐसे ही निकल जाता है? बस सर ऐसे ही निकलेगा। क्या करेंगे उसमें। कितने दिनों के बाद आप जाते हैं घर? सर बहुत कम होता होगा। 3 से 4 महीने हो जाते हैं। 3 से 4 महीने अलग रहते हैं आप घर से? रह लेते हैं जी, ओके। आदत हो गई सर अब। जी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। किसी को तो रहना पड़ेगा। हाँ ये तो है सही। वो घर संभाल रहे हैं, आप देश को संभाल रहे हैं, है कि नहीं? ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं रोहित कुमार जी। छठा प्रश्न आएगा आपके सामने, इसका मूल्य है 20,000 रुपये। छठा प्रश्न 20,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप में बोल रहे राजनेता कौन है? हु इज द लीडर स्पीकिंग इन दिस ऑडियो क्लिप? अभी आपको एक ऑडियो सुनाएंगे, आपको बताना है कि ये कौन से राजनेता की आवाज से। ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। जो काम रोड में हुआ है वो तो आप देख रहे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का काम हुआ। ये श्रीनगर टू जम्मू की टनल 9.5 किलोमीटर की बनी है। अभी हम लोग मेरठ दिल्ली, ये 14 लेन का रोड बना और अप्रैल में
मैंने कहा है कि 4.5 घंटे दिल्ली से मेरठ लगते थे, आप 45 मिनट में आओगे, तो वो भी काम पूरा हो रहा है। तो रोड में मुझे लगता है कि अब कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, लोग ही देख सकते हैं। डाल दिया जाए विकल्प। ऑलराइट, विकल्प आपके सामने ये है। ए नीतीश कुमार, बी नितिन गडकरी, सी योगी आदित्यनाथ या डी अमरिंदर सिंह। सर प्लीज लोग बी, नितिन गडकरी। श्योर है? पक्का सर, फाइनल उत्तर आपका? फाइनल। कबीर महाशय, नितिन गडकरी, बी, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। वेल प्लेड। 20,000 रुपए जीत लिया आपने। नितिन गडकरी, मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। इसका मूल्य 40,000 रुपए। रोहित कुमार जी, अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाओ पर वचन न जाए। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? Who wrote the couplet? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाओ पर वचन न जाए। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए कबीरदास, सूरदास, बी सी तुलसीदास या डी रस खान। सर लाइफलाइन। रस खान। हाँ जी, लाइफलाइन। शांत हो जाए। अरे बड़ी जल्दी ले ले, शांत हो जाए गणिमान। तो नहीं हमारी बात। कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाह रहे हैं। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय। और ऑडियंस, रोहित कुमार जी की मदद कीजिए। वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए। 15 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। ओके। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु परु वचनो न जाए। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ए कबीरदास, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी रसखान। और आपका समय शुरू होता है अब। तुलसीदास को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 57%। सर ए, बी और डी को मिला है 13, 22 और 8। क्या करना चाहेंगे रोहित कुमार? ऑडियंस के साथ जाएंगे सर। ऑडियंस के साथ तुलसीदास लोग कीजिए सर। सी तुलसीदास पे ताला लगा दिया जाए। सर। ऑलराइट, सी तुलसीदास ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी देखें ऑडियंस सही है या नहीं। बिल्कुल सही है ऑडियंस। धन्यवाद दे दीजिए इनको। थैंक यू। वाह, तुलसीदास जी का ये है और इसका अर्थ ये है। रामचरितमानस से लिया गया सर। हाँ जी, मुझे लग रहा है सर यही है, रामचरितमानस इन्होंने लिखी है तुलसीदास जी, ने। जी। लेकिन फिर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ बिल्कुल भी। नहीं, आप सही खेल रहे हैं। जब कभी भी दुविधा हो लाइफलाइन ले लेना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि रघुकुल की परंपरा रही है कि हम अपने प्राण त्याग दें, लेकिन अपने दिए गए वचन से कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस की है। जैसा कि आप अभी कह रहे थे, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। हो भाई साहब, एक थोड़ी सी व्यक्तिगत बात याद आ रही है ये सुनने के बाद। सर ये है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भाई साहब, हम जब दिल्ली में कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो यूनिवर्सिटी स्पेशल जो बस होती ना, वो चलती है दिल्ली में, उसमें जाते थे। हम रहते थे 3 मूर्ति के पास, और वो बस जाती थी घूमते घामते पार्लियामेंट से होते हुए कनॉट प्लेस, उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ। सर ऐसा था भाई साहब कि कनॉट प्लेस में बहुत से अच्छी अच्छी महिलाएं उसमें चढ़ती थी, जो कॉलेज में अपना आईपी कॉलेज है, मिरांडा हाउस है, यहाँ जाती थी। तो हम लोग बहुत इंतज़ार करते थे कि कनॉट प्लेस जल्दी से आए और इसमें ये स्टूडेंट्स जो हैं ये चढ़ेंगी तो कौन होगा, कैसे देखेंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी लड़कियां, महिलाएं थीं। हम लोग उस पर काफ़ी आपस में चर्चा करते थे। देखो आज वो आ रही हैं, चढ़ गई हैं बस पे, चाओ चाओ, ऐसे ऐसे बात करते। लेकिन सर अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। कई सालों बाद जब हम यूनिवर्सिटी से पार कर गए, निकल गए, नौकरी वोकरी करने लगे, तो एक बार ऐसे ही एक वो महिला मिल गई हमको, जो उस समय बस पे आया करती थी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि एक हमको बात बतानी है आपको भाई साहब। क्या है कि
जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो ऐसे कनॉट प्लेस में बस आती थी, हम लोग चढ़ते थे, देखते थे। तो उसकी एक छोटी सी कहानी हम आपको बताना चाहते हैं कि हम भी बड़ी प्रतीक्षा करते थे कि आप ही हो बस में। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। वो कहने लगी कि उनके एक मित्र थे जो उनके साथ वहीं बस स्टैंड पे खड़े रहते थे, वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनका नाम प्राण था। सर तो वो बार बार यही कहती थी जब बस आए कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। और इसी के साथ हम 8वां प्रश्न आपके सामने रखेंगे। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये कौन सी फिल्म है? अभी आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे, आपको बताना पड़ेगा। फिल्म वगैरह देखते हैं कि नहीं? थोड़ी बहुत देखता हूँ सर, देखते हैं ये हाँ, ये देख लेते हैं, ठीक है। ये कौन सी फिल्म है? ये वीडियो है। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं और वो है ए, मैं प्रेम की दीवानी हूं, बी, हम आपके हैं कौन, सी, कभी खुशी कभी गम, या डी, हम साथ साथ हैं। सर प्लीज लोग डी, हम साथ साथ हैं। डी, हम साथ साथ हैं। सर ताला लगा दिया जाए। पक्का सर। डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस, बिल्कुल सही उत्तर आपका। 80,000 रुपए जीत गए आप रोहित कुमार जी। इस गाने का शीर्षक था मारे हेवड़ा में नाचे मोर। हरियाणवी से मिलता जुलता है ये। हेवड़ा क्या होता है? नहीं पता सर। नहीं, आपको नहीं पता है? नहीं सर, हमारे यहाँ सर थोड़ी खड़ी बोली है, हरियाणवी भी हमें इतनी समझ में नहीं आती, मिक्स हो गया है पूरा। हाँ, थोड़ा सा ये शायद मारवाड़ी लगता है, ये थोड़ा बहुत है नहीं? शायद। हेवड़ा, मारे हेवड़ा में नाचे मोर। किसी को पता है क्या? हाँ बताइए। दिल, हृदय में। हमारे हृदय में तो इस वक्त रुमाल नाच रहा है, लेकिन ये गाने के हिसाब से नाचे मोर। इसका संगीतबद्ध किया था राम लक्ष्मण जी ने, निर्देशक थे सूरज बरजाटिया, और गाने में नजर आई हैं तबू, करिश्मा कपूर, नीलम और सोनाली बेंद्रे। सर ओके, रोहित कुमार जी आगे बढ़ते हैं। यह है 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए का, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लगातार 2 ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? Who is the only Indian athlete to win medals at 2 consecutive Olympic Games in individual sport? व्यक्तिगत। ऑप्शन सुनिए। ए, विजेंदर सिंह, बी, सुशील कुमार, सी, योगेश्वर दत्त, डी, गगन नारंग। सर प्लीज लोग बी, सुशील कुमार। श्योर है? पक्का सर। बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं सुशील कुमार। कंप्यूटर जी, इसे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, वेल प्लेड। 1,60,000 रुपए जीत गए आप। वाह। सुशील कुमार ने 66 केजी कैटेगरी में 2008 ओलंपिक में कांस्य और 2012 ओलंपिक में रजत पदक जीता था सुशील कुमार जी। बहुत खूब और बहुत कॉन्फिडेंटली आप खेल रहे हैं रोहित कुमार जी। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। थैंक यू सर। अब आ रहा है 10वां प्रश्न। ये खेल का है दूसरा पड़ाव। ये है 3,20,000 रुपए का। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 1952 से 1988 तक किस रेडियो स्टेशन पर हिंदी फिल्मी संगीत का काउंटडाउन शो बिना का गीतमाला प्रसारित होता था? ऑन विच रेडियो चैनल डिड द हिंदी मूवी म्यूजिक काउंटडाउन शो बिना का गीतमाला रन फ्रॉम 1952 टू 1988? ऑप्शंस हैं ए, विविध भारती, बी, वॉइस ऑफ अमेरिका, सी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, या डी, रेडियो सिलोन।
सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं गणेमान जी। रोहित कुमार जी को लाइफलाइन की आवश्यकता है। रोहित कुमार जी, आपके पास 3 लाइफलाइन बची हैं। 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। फिफ्टी 50। रोहित कुमार जी कह रहे हैं 50-50। कंप्यूटर जी, इसे अंकित किया जाए और 2 जो गलत विकल्प हैं उन्हें मिटा दीजिए। सी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। डी, रेडियो सिलोन। क्या उत्तर है आपका? सर नहीं पता मुझे, मैं लाइफलाइन लूंगा एक और लाइफलाइन। शांत हो जाएं। कौन सी लाइफलाइन? फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। कबीर महाशय, रोहित कुमार जी कह रहे हैं कि वो अपनी तीसरी लाइफलाइन फ्लिप द क्वेश्चन का इस्तेमाल करना चाहेंगे। ये प्रश्न हट जाएगा रोहित कुमार जी और एक नया प्रश्न आएगा। जाने से पहले हमें बताना होगा अपने दर्शकों को कि इसका सही उत्तर क्या है। या अंकित हो गया तो किसी एक को आप गेस कीजिए। सर सी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, सी। ताला लगाया जाए। नहीं रोहित जी, ये गलत हो जा। सही उत्तर है रेडियो सिलोन। पता नहीं आपके जमाने की बातें आपको याद है या नहीं, लेकिन हो सकता है आप बहुत छोटे थे उस समय, लेकिन ये बहुत ही प्रचलित कार्यक्रम था रेडियो पर। रेडियो सिलोन बिना का गीत माला बजाता था। 92 डेट ऑफ बर्थ है मेरी सर, 88 में खत्म हाँ, हो ये गया। 88 में खत्म हो गया। हमें लगा कि शायद आपने अपने जनरल नॉलेज में कभी उठाया हो। बिना का गीत माला 1952 में शुरू हुआ और 1988 तक रेडियो सिलोन पर प्रसारित हुआ। उसके बाद उसे AIR के विविध भारती चैनल पर शिफ्ट किया गया था। अब इस प्रश्न को हटा दिया जाएगा और एक नया प्रश्न आएगा। 11 विषय जो आम विषय होते हैं उनकी सूची यहां पर है और इनमें से आपने चुना था कौन सा विषय है वो? स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ऑलराइट। तो कंप्यूटर महाशय, जिस विषय को रोहित कुमार जी ने चुना है उसके आधार पर एक नया प्रश्न हमारे सामने पेश किया जाए। यह आ गया प्रश्न। 2019 ICC क्रिकेट विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? Who was the first cricketer to take a hat trick in the 2019 ICC Cricket World Cup? ऑप्शन सुनिए। A, मोहम्मद शमी। B, ट्रेंट बोल्ट। C, इमरान ताहिर या D, कुलदीप यादव। सर ए, मोहम्मद शमी। सर प्लीज लोग ए, मोहम्मद शमी। श्योर हैं? तो लगा दिया जाए। सर कबीर जी, रोहित कुमार जी कह रहे हैं ए पे ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक ए, मोहम्मद शमी। बहुत सारी पूजा पाठ कर रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 3,20,000 रुपए आप जीत गए रोहित कुमार जी और चेक आ गया है आपके नाम। वेल प्लेड, बेटर ये आपका चेक है 3,20,000 रुपए का। वेल डन रोहित कुमार। मोहम्मद शमी ने अफगानिस्तान के खिलाफ साउथहैम्पटन में 22 जून 2019 को हैट्रिक लिया था। ट्रेंट बोल्ट ने 29 जून 2019 को हैट्रिक लिया था। काफी नजदीक थे दोनों। 50-50 होती तो मैं ले लेता सर, लेकिन ले लिया भगवान का नाम लेके रिश्ता। नहीं, अच्छा किया आपने। बहुत सोच समझ कर आपने उत्तर दिया। 10 प्रश्नों का सही उत्तर देकर आप 3,20,000 रुपए जीत गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, अब यहां पर हमारा जो 16वां प्रश्न है, चोटी का प्रश्न, 7 करोड़ रुपए, उसका द्वार खुल जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ें और एक सूचना दें कि 15वें प्रश्न पर अगर आप 1 करोड़ रुपए जीतते हैं तो 16वां प्रश्न को खेलने के लिए आप किसी भी लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। समय ही समय है आपके पास अब रोहित सर। और हर बार हम पूछते हैं जब यहां पर हमारे जितने कंटेस्टेंट पहुंच जाते हैं कि क्या कीजिएगा इस 3,20,000 रुपए का। पीछे पत्नी जी बैठी हैं, बहुत ध्यान से बोलिएगा। सर इन 3,20,000 में अभी 3,20,000 का तो बिल्कुल सही है।
1 लाख रुपए लगभग लग जाएंगे। हमारे कुल देवता हैं सर, मैंने वहाँ पे 1000 आदमियों को खाने का बोल दिया है पहले ही। ओ पहले से जैसे ही? ही मेरा केबीसी में नंबर आया था, तो लगभग 1 लाख रुपए भंडारे में लग जाएंगे सर। और एक शिव की मूर्ति की स्थापना करानी मैं सोच रहा हूँ। हाँ जी, शिव की मूर्ति की, शिवलिंग वहाँ पे है, हाँ जी, शिव हाँ की जी। मूर्ति की स्थापना की मैंने वहाँ पे सोची है, तो वो मैं जरूर कराऊंगा। अभी इतना तो हो गया है। और एक सर 1 लाख रुपए मैं भारत के वीर है, पैरामिलिट्रीज की जो फैमिलीज है, जो जी हाँ, जी हाँ। शहीद हो जाते हैं, उनके लिए उनको दूंगा। और मुझे नहीं लगता टैक्स कट के कुछ बचेगा इसमें से। टीडीएस कटने के बाद इतना ही है, बाकी जो है वो सब घर वाले बांटेंगे। अभी ऊपर वाला अभी हमारे घर में क्या है, पापा ही सब कुछ, सभी की सैलरी का हिसाब किताब पापा ही रखते हैं, तो पापा ही देखेंगे क्या करना है। लेकिन सभी की प्रायोरिटी है सर, मेरी वाइफ दिल्ली जाती है डेली सर्विस के लिए, 2.5 घंटा आने में लगता है, 2.5 घंटा जाने में। तो सभी एक तरह सोच रहे हैं, सब इकट्ठा करके कुछ यहाँ से आए, कुछ हम सब लोग कंजूसी से जो जोड़ रहे हैं, इसको खाना भी नहीं खिलाता बोल रही है। तो दिल्ली में एक मकान सर बहुत महंगा हो गया है, आउटर में ही दिल्ली में ले लें, दिल्ली में भी ना घुसा जाए तो उसके लिए सर एक अच्छी अमाउंट चाहिए। जी, जी। और सर एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट, ऑल एयरफोर्स पर्सनल को एक बार आप अपनी तरफ से जी, जितने भी एयरफोर्स में हैं और ख़ास तौर से वो जो रोहित कुमार जी के साथ काम कर रहे हैं, इन्होंने कहा था कि ये एनसीसी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन सबको मेरी ओर से प्रणाम। बहुत नेक काम कर रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। हमने वीडियो में देखा कि आपने कहा था कि आप ट्रेनिंग देते हैं जो एनसीसी में हैं। क्या क्या करवाते हैं उनसे आप, सर और अभी क्यों करवाते हैं? क्यों सर, अभी मेरी पोस्टिंग है एयरफोर्स से थोड़ा अलग डिपार्टमेंट में, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, आईआईटी खड़गपुर में बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं, हमारा क्या है कि एक उनमें पैट्रियटिज्म डालना कि देश में अच्छा है, और सबसे मेन हमारा मोटो है कि उनको बताना कि एयरफोर्स में भी उनके लिए बहुत अच्छा कैरियर है और वो बेस्ट हैं। एयरफोर्स में अगर आएंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, एयरफोर्स के लिए भी, देश के लिए भी। समाज के लिए बहुत नेक काम कर रहे हैं आप, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ओके, ये सारी बातें बहुत आवश्यक हैं, सर क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि कम उम्र में ही जब इन बातों को सिखाया जाता है हमारे देशवासियों को, तब जाकर के जब बड़े होते हैं तो उनका सही महत्व उनको मालूम होता है। बहुत बहुत बधाई आपको रोहित कुमार जी। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। यह है 11वां प्रश्न, इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं रोहित कुमार जी, बहुत ध्यान से खेलिएगा, एक ही बची है, आस्क द एक्सपर्ट। इस प्रश्न को खेलिएगा जरूर, क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे हैं, कुछ आप खोएंगे नहीं यदि दुर्भाग्यवश इसका उत्तर आपका गलत हो गया तो। रोहित कुमार जी, 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित डिफो ब्रिज किस राज्य में स्थित है? द स्ट्रेटेजिक डिफो ब्रिज बिल्ट बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, या डी सिक्किम। सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित डिफो ब्रिज। सर मुझे सी में डाउट है, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा, एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा सर। सही उत्तर नहीं मालूम आप? नहीं पता सर। कबीर महाशय, रोहित कुमार जी को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम। ये अपनी एक लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, आपकी बची हुई लाइफलाइन है रोहित कुमार जी, आस्क द एक्सपर्ट। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और मेघना जी, आपकी बारी आ गई है, मदद कीजिए रोहित कुमार जी की। प्रश्न तो आपने पढ़ ही लिया है, एक बार फिर आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो पढ़ देता हूं। ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी सिक्किम। और 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। सर ये एक्चुअली सी अरुणाचल प्रदेश है, बिकॉज निर्मला सीतारमन ने इसी साल इसको इनॉग्रेट किया था, अर्ली दिस ईयर। उसका कंस्ट्रक्शन भी 8 साल से चल रहा है और इंटेंशन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स में नहीं है वो बिल्ड हो जाए। तो इट्स कनेक्टिंग द ईस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश थ्रू द वेस्ट। सो ये अभी न्यूज़ में था, तो इट्स सी अरुणाचल प्रदेश। सी अरुणाचल प्रदेश। आपका ध्यान भी उधर ही जा रहा था रोहित कुमार जी, क्या करा जाए? सर लोग कर दिए सर, सी अरुणाचल। उनके साथ कुछ आप पूछना चाहेंगे? थैंक यू मैडम, थैंक यू। मतलब सहमत है उनसे आप? पक्का सर, मुझे डाउट था इस पे, लेकिन मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, जी जी जी। क्योंकि
क्या करना चाहेंगे? सर सी को लॉक कीजिए सर, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये सही उत्तर है, वेल प्लेड। बहुत बहुत धन्यवाद मेघना जी, धन्यवाद दे दीजिए उनको। थैंक यू मैम। इस पुल का उद्घाटन 2019 में हुआ। डिफो नदी पर बना ये नया पुल पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि मेघना जी कह रही थी, में दिबांग घाटी और लोहित घाटी को जोड़ता है और चीनी सीमा पर भारतीय सैनिकों को सभी मौसम में पहुंचने में यह सहूलियत प्रदान करता है। डिफो ब्रिज। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। सर रोहित कुमार जी, आपके पास अब कोई भी लाइफलाइन बची नहीं है। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा रोहित कुमार जी। महाभारत के अनुसार दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध युद्ध के दौरान किसके द्वारा किया गया था? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, हु किल्ड दुर्योधन सन लक्ष्मण इन बैटल? और आपके विकल्प हैं ये: ए अर्जुन, बी घटोत्कच, सी भीम, डी अभिमन्यु। अर्जुन, घटोत्कच, भीम या अभिमन्यु। कोई लाइफलाइन नहीं बची है। सही उत्तर आपको देंगे 12,50। यदि दुर्भाग्यवश गलत हो गए तो 3,20 पे आ जाएंगे। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। 6,40,000 रुपए आप जीत रहे हैं। समय की कोई पाबंदी नहीं, इत्मीनान से सोच लीजिए। क्विट। उत्तर नहीं मालूम? नहीं, बिल्कुल भी रिस्क सर मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे सही नहीं लगता ऊपर से नीचे जाना। जहां तक है वहीं पे सहमत सर, क्विट करना चाहूंगा। क्विट करेंगे? ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय रोहित कुमार जी खेल को क्विट करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर वो नहीं जानते हैं और आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं। अनुमति देते हैं हम आपको कि आप गेम क्विट कर दें। 6,40,000 रुपए आप जीत रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। इस प्रश्न का सही उत्तर हमें बताना पड़ेगा अपने दर्शकों के लिए। किसी एक पर आप उंगली रखिए। बी घटोत्कच। बी घटोत्कच पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये गलत होता है। सही उत्तर है अभिमन्यु। दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण बहुत बहादुर था और एक महान धनुर्धर था। अभिमन्यु ने उनका वध किया। वाह, 6,40,000 रुपए जीत गए हैं और डिजिटली आपके अकाउंट में ये 6,40 हम पहुंचा देंगे यहीं से। ये देखिए, गया डायरेक्टली आपके अकाउंट के अंदर। बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड रोहित कुमार जी। थैंक यू सर। अब हम कोमल जी से दरख्वास्त करेंगे कि वो आए और हमारी एक तस्वीर ले लें। रोहित कुमार बागपत उत्तर प्रदेश से 6,40,000 रुपए। बहुत ही बढ़िया ढंग से खेले। अब घर जाकर के इनकी क्या स्थिति होगी ये तो हमको बाद में ही पता चलेगा। ओके कंटेस्टेंट्स, आपकी बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने के लिए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। रेडी कंटेस्टेंट्स, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बाल गंगाधर तिलक के एक नारे के इन शब्दों को पहले से बाद के क्रम में सजाएं। Arrange these words from a slogan raised by Bal Gangadhar Tilak in the correct order. Ready contestants? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए मेरा, बी स्वराज, सी अधिकार है, डी जन्म सिद्ध। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि उत्तर क्या होना चाहिए, सही क्रम क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है बी स्वराज, उसके बाद आता है ए मेरा, फिर आता है डी जन्म सिद्ध और अंत में है सी अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये
बाल गंगाधर तिलक का स्लोगन था। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिए हैं। एक को छोड़ के सभी ने, और सबसे तेज जवाब राकेश शर्मा। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहां। Comfortable? Thank you. Thank you. Big hand for Rakesh Sharma. देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर मौजूद हैं दिल्ली से आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की एक रिटायर्ड डायरेक्टर राकेश शर्मा जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको राकेश जी। धन्यवाद सर। तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। राकेश जी, आपका जो कार्य का क्षेत्र था वो, उसमें क्या करना पड़ता है आपको? सर वैसे पूरे करियर मैंने 38 इयर्स की सर्विस की और बहुत तरह तरह की नौकरी की, लेकिन मुख्यतः मेरा कार्य था ट्रांसलेशन ऑफिसर का। ट्रांसलेशन ऑफिसर। हाँ जी। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी का अनुवाद करना। और मतलब जब सीनियर हो जाते हैं तो फिर उस कैपेसिटी में से सुपरवाइजरी कैपेसिटी में आ जाते हैं, तब ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, केवल उसको देखना, वेटिंग करना कि जो लोगों ने काम किया वो कितनी क्वालिटी का है, उसमें कोई करेक्शंस चाहिए कि नहीं चाहिए, वो काम कर। जी। और ये मिनिस्ट्री में ही काम होता है? होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जहाँ पर हमारा एक कार्डर होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज कार्डर। वहाँ से हम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में हमको पोस्टिंग्स मिलती हैं। तो मैंने बहुत से कार्यालयों में काम किया, अलग अलग किया। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट जो आजकल मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, और मिनिस्ट्री ऑफ HRD। और मेरा सौभाग्य था कि मुझे बीच में अपने करियर के 5 साल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ उनकी OSD के रूप में काम करने को मिला। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले एक वीडियो हमने बनाया हुआ आपके ऊपर, पहले वो देख लेते हैं। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मैं राकेश शर्मा, मैं HRD मिनिस्ट्री से डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुई हूँ। मैंने बहुत से कार्यालयों में काम किया, लेकिन 2002 से लेकर 2007 तक राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ काम करना, वो 5 साल में अपने करियर के गोल्डन ईयर्स समझती हूँ। डॉक्टर कलाम का स्वभाव इतना सहज और सरल था कि उनके संग बात करते हुए लगता था जैसे कि हम अपने घर के किसी आत्मीय व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं। मैं तो 5 साल के लिए भूल गई थी कि मेरी ज़िंदगी में पिता की कमी है। डॉक्टर कलाम अक्सर कहते थे बच्चों को कि अगर किसी अच्छे टीचर के पास 7 साल के लिए बच्चे को छोड़ दिया जाए तो फिर उस बच्चे को शैतान भी बिगाड़ नहीं सकता है। और फिर मैंने तो 5 साल डॉक्टर कलाम के संग बहुत ही क्लोज इंटरेक्शन के साथ काम किया। तो अब मुझे लगता है कि मेरी पर्सनालिटी, मेरे व्यक्तित्व में जो उनकी बातें सुनी हुई हैं वो इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि अब मैं भी एक बिल्कुल अलग से इंसान बन गई हूँ। कलाम साहब के साथ काम करने के बाद इतना सीखा कि विजन बदल गया लाइफ का। मैंने ये सोचा कि 1-2 जोड़ी कपड़े कम भी पहन लेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम 1-2 लोगों को एक्स्ट्रा हेल्प कर देंगे तो हम किसी की ज़िंदगी, किसी को बच्चों के बेहतर पढ़ाई के लिए हेल्प कर सकते हैं। और यही सोचकर मैंने KBC में आने की बात सोची, और कुछ धनराशि मैं वहाँ पर अच्छा ले आती हूँ। मेरे आसपास जो लोग हैं जिनको मैं बहुत कुछ हेल्प करती हूँ, पर मैं उनको और हेल्प कर सकूँ। कलाम साहब अक्सर ये बच्चों से कहते थे कि अगर घर में चोर आए तो सब कुछ चुरा के ले जा सकता है, लेकिन ज्ञान की चोरी नहीं कर सकता। इसलिए निरंतर ज्ञान की वृद्धि करते रहो, वो आपका एक खजाना है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको राकेश जी। और ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ कि आप राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के साथ काम कर सकें। कैसे ये अवसर प्राप्त हुआ आपको?
सर ऐसा था कि उससे पहले जो भी राष्ट्रपति जी चुनकर आते थे वो अपने साथ अपने जहाँ पे काम करते थे वहीं से अपने किसी स्टाफ को इस पोस्ट के लिए ले आते थे जी। लेकिन डॉक्टर कलाम जब आए तो वो एक तो दक्षिण भारत से आए थे और यहाँ पर उनके कोई हिंदी वाले कोई शायद जानकार नहीं होंगे, तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम को डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस से कहा कि हमें कोई एक OSD हिंदी चाहिए। तो फिर हमारे ऑफिस के जो उन्होंने हमारे सेक्रेटरी थे मिस्टर टुटेजा, उन्होंने कहा कि आप 5 डोजियर्स भिजवाइए यहाँ से, हम सबके जो उनको जो ऑफिसर्स को अच्छे लगे। तो उसमें मेरा डोजियर भी गया था। उसमें से 2 लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग हुई, फिर उस 2 लोगों को रिटन टेस्ट हुआ राष्ट्रपति जी की, उसके बाद फाइनल मेरा सिलेक्शन हुआ। कितने वर्ष हो गए आपके? आपने कहा था कि आपने 5 वर्ष बिताए जी हाँ, पूरे डॉक्टर 5 कलाम के साल। साथ। ये जो OSD डिपार्टमेंट है, जैसे कि एक अनुवादक के रूप में आपको आना पड़ता है वहाँ, ये पहले से स्थापित है या कई सालों से चला आ रहा है, या एक है ये विभाग हमारे नहीं, सरकार? ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट बहुत साल से है, शायद 1988 से है, और उसमें अनुवादक होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर ऊपर रैंक्स बढ़ते जाते हैं। लेकिन मूलतः जो काम होता है वो ट्रांसलेशन का ही होता है। जैसे हम अलग अलग मंत्रालयों में जाते हैं, वहाँ पे हमको ऑफिस के रोज़ के कामकाज में जो सरकार की नीति है कि सब कुछ हिंदी में होना चाहिए या बाइलिंगुअल होना चाहिए, तो जैसे पार्लियामेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मैंडेटरी है कि वो दोनों भाषाओं में जाएंगे। तो वो हिंदी इंग्लिश में बन के आएंगे तो हिंदी में जाएंगे, ट्रांसलेट करना पड़ता है। अगर हिंदी में आते हैं तो हमें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो इस तरह से सभी मंत्रालयों में बहुत से हमारे कोलीग्स हैं, पर हम एक साथ काम नहीं करते हैं। हम एक ही कार्टर के लोग अलग अलग मंत्रालयों में बिखरे हुए। जी जी जी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें व्यक्तिगत भी बात आ जाती है। बाबूजी हमारे प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और काफ़ी सालों तक उन्होंने वहाँ पर वो पदवी प्राप्त की। उसके बाद 1952 में वो कैम्ब्रिज गए PhD करने इंग्लिश लिटरेचर में। शायद भारत के वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में डॉक्टरेट प्राप्त की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। तो पढ़ाते हुए अंग्रेजी लिटरेचर थे, लिखते हिंदी में थे जी। और जब वो अपनी डॉक्टरेट करके आए तो उनको कुछ निराशा हुई, क्योंकि जितना सम्मान या जितनी उनको बढ़ोतरी मिलनी चाहिए थी इस पदवी को प्राप्त करने के बाद जी। वो उनको नहीं मिली। तो उन्होंने फिर वो अपनी पदवी को छोड़ दिया। कुछ देर वो शायद ऑल इंडिया रेडियो में थे। फिर उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक विभाग खोला ये हिंदी ट्रांसलेशन का, और उन्होंने उनको एक्सटर्नल अफेयर्स में बुलाया एज द ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जिस पदवी पर आप हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस समय ये ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जो कि एक अनुवादक के काम करते हैं, ये उसी समय शायद ये बनी। तो उस समय बाबूजी का काम रहता था, जैसा जो आप कह रहे हैं कि बहुत सा अनुवाद करना, जो फॉर्मल पेपर्स होते थे, डॉक्यूमेंटेशंस होते थे, और फिर सलाह देना कि किस तरह से उनका अनुवाद हो और कैसे उसको प्रेजेंट किया जाए। कई बार उन स्पीचेस वगैरह में भी उनका योगदान होता था। सर इसकी निरंतरता में एक बात और कहना चाहूँगी कि राष्ट्रपति भवन छोड़ने के बाद मुझे 4 साल के लिए विदेश मंत्रालय में डेपुटेशन मिला। जी जी। और मैं वहाँ पर डिप्टी सेक्रेटरी हिंदी की पोस्ट पर थी। मैं एक दिन अपने कमरे में बैठी थी तो मेरे दूसरे कार्यालय के कोई कुलीग आए, तो ऐसे ऐसे सारे कमरा को देख रहे हैं। तो मैं पूछे आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो कहने लगे कि हरिवंश राय बच्चन जी की फ़ोटो नहीं लगी हुई यहाँ पे कोई। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये क्वेश्चन इससे कहाँ रेलेवेंट है, क्योंकि तब तक मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी नहीं पढ़ी थी। और फिर उसके बाद उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने का मौका मिला तो मालूम हुआ कि वो वही पद है डिप्टी सेक्रेटरी हिंदी का जो मुझे मिला था, जो पोस्ट बच्चन जी के लिए नेहरू जी ने बनवाई थी। तो मुझे 5 साल वहाँ भी काम करने का। तो आपकी और हमारी जो है बहुत सी बातें मिलती जुलती हैं। बहुत बहुत बधाई आपको राकेश जी। ओके, आप अपने साथ अपने कंपेनियन के रूप में किन्हें लाई हैं? मेरी बड़ी बहन आई है। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। ललिता जी आपका नाम है? हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम। और कौन कौन है साथ में? मेरी गेस्ट में मेरी बहन आई है छोटी जी, और उनके हस्बैंड है और उनका बेटा। नमस्कार। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट राकेश जी, अब हम जो गेम के रूल्स हैं, नियम है, उनको हमारे लिए बताना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आपके सामने एक धनालय खड़ा होगा
15 प्रश्न उसमें आएंगे, 1000 रुपए से उसकी शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते जाएंगे 15वें प्रश्न पर। 1 करोड़ रुपए उसका मूल्य है। यहाँ पहुंचने के लिए 2 पड़ाव आपको पार करने पड़ेंगे। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 और 10वें प्रश्न को पार करने के बाद हमारा जो चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, वो खुल जाता है। 5वें प्रश्न तक घड़ी मान जी आपको देंगे 45 सेकंड और 5वें से 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड। ये चल रहे हैं यहाँ पर। 10वें प्रश्न के पास आपके पास समय होगा आपकी सुविधा के लिए। यदि आप कहीं फंस जाएं तो 4 लाइफलाइंस हैं, ये देखिए यहाँ आ गई हैं। पहला यहाँ पर ऑडियंस जो है उनसे आप पूछ सकते हैं। दूसरा है 50-50, 2 गलत विकल्प मिट जाएंगे। और तीसरा है फ्लिप द क्वेश्चन, प्रश्न को बदल दिया जाएगा। और अंत में है आस्क द एक्सपर्ट। आज की जो हमारी एक्सपर्ट है देवी और संजय, वो है मशहूर लेखिका मेघना पंत जी। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जब आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीते तो मैं इधर उधर देख रहा था कि किसी पुरुष को देखूंगा मैं, लेकिन आप आ गई। ये राकेश नाम हम जानते हैं कि उत्तर भारत में ये महिलाओं के लिए भी लगता है, लेकिन कैसे पड़ा आपका ये नाम? नहीं, कोई उसमें कोई खास कारण नहीं है। मेरे पिताजी को अच्छा लगा होगा, वो कवि थे, कविता करते थे, शायद उनको लगा होगा ये नाम अच्छा है तो उन्होंने मुझे रख दिया। वाह, बहुत खूब। ऑलराइट। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता होगा लोगों को? कभी नहीं, हमेशा ही होता है। अक्सर ये भी कहा गया जब मैं राष्ट्रपति भवन में गई कि उनको मालूम नहीं हुआ होगा कि कोई लेडी है, क्योंकि शायद पहली बार कोई महिला OSD हिंदी की नियुक्ति हुई थी राष्ट्रपति भवन में, कि शायद वो राकेश शर्मा समझ के किसी लड़के को सोच के सिलेक्ट कर लिए, इसलिए आपका हो गया, वरना आपका होता नहीं, मुझे ये कहा गया। ओके, ऑलराइट राकेश जी, हमारी शुभकामना है आपके साथ। चलिए गेम को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसका मूल्य 1000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा रिश्ता 90 के दशक के दूरदर्शन धारावाहिक देख देख के नाम को पूरा करता है? देख डैश देख। Which of these kinship terms completes the name of the 90s दूरदर्शन सीरियल देख डैश देख? ऑप्शन सुनिए। ए भाई, बी बहन, सी मामा या डी चाचा? सर ए भाई। भाई लॉक कर चोर है, लॉक कर दिया जाए। ए भाई पे ताला लगाया जाए और ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1000 रुपए जीत गए। देख भाई देख 1993 में डीडी मेट्रो पर ये शुरू हुआ था। ये एक परिवार की 3 पीढ़ियों के बारे में था। ये एक्चुअली एक कंपनी ने बनाया था जिसका नाम था सरस्वती, और उसकी स्थापना और उसकी देखरेख करती थी हमारी पत्नी जी, जिनका नाम है जया। ये देख भाई देख उन्होंने ही बनाया और उसको प्रसारित किया। काफी देर तक चला ये कार्यक्रम। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए इसका मूल्य आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस योगासन को कमलासन भी कहते हैं? Which of these yogasanas is also called the Kamalasana? A. शवासन, B. मत्स्यासन, C. पद्मासन या D. ताड़ासन? सर प्लीज लॉक सी पद्मासन। सी पद्मासन, ताला लगा दें। कबीर महाशय, राकेश जी कह रही हैं पद्मासन, सी पे ताला लगा दिया जाए। लगा दीजिए। आप बिल्कुल सही हैं, 2000 जीत गए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 3000 रुपए। राकेश जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा सुगंधित फूल रात को खिलता है? Which of these fragrant flowers blooms at night? A. गुलाब, B. रजनीगंधा, C. गेंदा या D. चंपा? रजनीगंधा। रजनीगंधा? रजनीगंधा। B. ताला लगा दिया जाए। कबीर महाशय, रजनीगंधा B पे ताला लगाया जाए और ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 3000 रुपए जीत गई आप। तो यहां पर राकेश जी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं हम। ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक सूचना देना चाहेंगे कि देवी और संजो, इस हफ्ते हमारे कार्यक्रम के खास भाग कर्मवीर में आने वाले विशेष अतिथि पर बनी एक प्रस्तुति हम आपको दिखाना चाहते हैं। एक जरूरतमंद की उस दुआ और उस करिश्मे के रूप में जब देश का एक सर्वश्रेष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट अपनी सेवाएं देने के लिए उन लोगों तक खुद पहुंच जाता है, और वो भी एकदम निशुल्क, तो वो हस्ती हमारे लिए कर्मवीर है। आज के KBC कर्मवीर हैं पद्मश्री डॉक्टर B.
रमन्ना राव। We get chance to help other human being every day और ऐसा अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहिए, इसे हम ग्रैब करना चाहिए। डॉक्टर साहब रियली इस भगवान का स्वरूप है, इज नॉट ए ऑर्डिनरी मैन, इज गॉड गिफ्टेड मैन। राकेश शर्मा जी, दिल्ली, रिटायर्ड डायरेक्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे सामने मौजूद। 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने राकेश जी। अब आपके सामने मैं रखूंगा चौथा प्रश्न जिसका मूल्य है 5,000 रुपए। तैयार हैं? जी। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में डाक घरों द्वारा जारी केवीपी में के क्या है? What does the letter K stand for in KVP issued by post offices in India? ऑप्शन सुनिए। A कल्याण, B खरीदार, C किसान या D कामगार। सर इट्स सी किसान। C किसान, श्योर हैं? यस। ताला लगाने लायक? ऑलराइट, कमीना महाशय, C किसान पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। वेल प्लेड। 4 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया राकेश जी। अब 5वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 10,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना देव आनंद के साथ किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है? आपको एक गाना सुनाएंगे। दिस सॉन्ग इज पिक्चराइज्ड ऑन विच एक्ट्रेस अलोंगसाइड देव आनंद? गाना वगैरह आप सुनती होंगी, फिल्मों को भी देखा होगा फिल्म आपने। में बहुत कम देखी। बहुत कम। ऑप्शन रख देता हूं आपके सामने। ए वहीदा रहमान, बी शर्मिला टैगोर, सी तनुजा या डी नूतन? डी नूतन। डी नूतन, चोर फाइनल उत्तर? कभी महाशय, डी नूतन पे ताला लगाया जाए। सही जवाब है आपका। वेल प्लेड। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने। आप सोच रही थी कि आपको नहीं मालूम होगा। नहीं सर, 3 ऑप्शंस जो थे वो मुझे लगा वो नहीं है तो नूतन जी ही होंगी, अदरवाइज आई डिडंट नो। लेकिन वो जानकारी भी आपको हासिल करनी थी ना कि ये 3 नहीं है, इसीलिए चौथे पे। सर शर्मिला टैगोर जी ने देवानंद जी के संग शायद ही काम किया हो। एक जी, जी, जी। वहीदा रहमान जी ने गाइड वगैरह में किया। ये पुरानी फिल्म थी। जी हाँ, जी हाँ। और तनुजा बाद की हीरोइन थी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। राकेश जी, हम जानना चाहेंगे कि बहुत बड़ी पदवी होती है कि भारत के राष्ट्रपति के साथ आपको काम करने का अवसर मिले। कैसा रहा वो अनुभव आपका और कैसे बीते वो साल? सर अनुभव मतलब मुझे लगता है वो सच में जिंदगी के 5 सुनहरे वर्ष थे। जी। इतना काम किया शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना काम नहीं किया होगा। सुबह 8:45 बजे हम ऑफिस में होते थे और शाम को घर कब आएंगे ये मालूम नहीं होता था, क्योंकि वो खुद इतना ज़्यादा काम करते थे तो वही अपने स्टाफ से भी एक्सपेक्ट करते थे। जी। कभी कभी रात को 2 भी बज जाते थे। रात के 2 बज जाते थे? और बहुत बार तो ऐसा हुआ कि मैं 10 साढ़े 10 बजे घर वापस लौटी, अभी अपना डिनर भी नहीं किया होता था, फिर फ़ोन आता था क्या कर रही हैं मैम, थोड़ा सा काम और है फिर आ जाइए। जल्दी से खाना खा के फिर वापस जाते थे और फिर 1-2 बजे घर रात आते थे। और ये भी नहीं कि अगले दिन लेट जा सके जैसे अक्सर सरकारी कार्यालयों में होता है। सुबह 8:45 बजे फिर ऑफिस में ही होना पड़ा। और मैं बताऊं कि मैंने उन 5 साल में एक भी छुट्टी शायद नहीं ली। और संडे सैटरडे संडे सैटरडे तो ऑफिस में तकरीबन होते ही थे। और दिवाली, दशहरा, होली भी जिस दिन ऑफिस में जाना पड़ा तो मेरे घर में सबने कहा कि फिर वहीं एक मकान ले लो जब घर में रहना ही नहीं है। तो बिल्कुल मतलब, मगर इतने कलाम साहब के साथ काम करना एक इतना पॉजिटिव एटीट्यूड था उनका, मतलब लगता था कभी ना हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं मतलब। और वो उनके संग काम करने में और जिसे और काम दे तो हम करने को तैयार हैं। एक जब हमारा टेन्योर ख़त्म होने वाला था तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मेरी एक किताब है ट्री ऑफ लाइफ, उसका हिंदी अनुवाद आप कर दीजिए। तो मैंने कहा सर मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं कविता का अनुवाद नहीं कर सकती हूँ, मेरा तो ज्ञान उतना नहीं है। तो कहने लगे सो आई एम ऑल्सो नॉट अ पोएट। मैंने कहा सर आपकी बात फ़र्क है लेकिन मैं नहीं कर सकती। कह रहे नहीं आपको करना पड़ेगा।
तो उस समय टेन्योर ख़त्म हो रहा था उनका, मार्च 2007 की बात है। फिर मैंने कहा सर ये इतना छोटा काम नहीं है, मुझे बहुत समय लगेगा, फिर भी मैं नहीं जानती कि मैं इससे जस्टिस कर पाऊँगी कि नहीं। लेकिन कहने लगी नहीं, 5 साल तुमने मेरे संग काम किया है, मैं जानता हूँ और तुम कर लोगी। तो फिर 1-1.5 साल लगा मुझे उनका पूरा अनुवाद करने के उस लिए। 49 पोएम थी उसमें, जी। और उसको फिर मैंने हिंदी में अनुवाद किया। और सर वो किताब मैं लाई हूँ आपको। ओहो, गिफ्ट देने के। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, लाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। राकेश जी, कलाम साहब के बारे में सबको बहुत जानकारी है, बहुत कुछ सुना पढ़ा भी है, देखा भी है। कोई ऐसी बात जो हमें ना पता हो और जो केवल आपने देखा हो या आप हमारी जनता को बताना चाहें, नहीं जो सर, किसी को ना पता हो? ऐसी कोई बात तो मैं नहीं जानती, क्योंकि उनके संग जो मेरा इंटरेक्शन था बहुत ज़्यादा था। तकरीबन हर रोज़ उनसे मुझे उनके पास बैठना पड़ता था, क्योंकि कलाम साहब को हिंदी नहीं आती थी। इसलिए शायद ये मेरा प्रिविलेज कह दीजिए कि और कोई राष्ट्रपति कभी अपने OSD को ऐसे बुलाते नहीं हैं, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। और वो इतने लोकप्रिय राष्ट्रपति थे कि हर रोज़ तकरीबन कोई ना कोई उनसे मिलने के लिए आते थे लोग, और 100-50 की संख्या में आते थे। और अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से लोग आए हैं और कलाम साहब को हिंदी उतनी अच्छी नहीं समझते थे, लेकिन बोल नहीं पाते थे ज़्यादा, तो फिर मुझे वहाँ पे जाना पड़ता था। कलाम साहब क्या बोल रहे हैं अंग्रेज़ी में, वो मुझे वहाँ पूरे ऑडियंस को हिंदी में बताना पड़ता था, और ऑडियंस क्या जानना चाहती है वो मुझे उनको ट्रांसलेट करके अंग्रेज़ी में बताना पड़ता। तो इस तरह से इंटरेक्शन तो बहुत क्लोज था, लेकिन हम और इसके अलावा कभी उनसे कोई बात नहीं कर पाते थे। बस जैसे, क्योंकि राष्ट्रपति जी जब आते हैं किसी मीटिंग के लिए, तो उनके आने के बाद सब दरवाजे वगैरह बंद हो जाते हैं, हमें उससे पहले पहुंच के वहाँ बैठना पड़ता था। जब मुझे देखते ही वो समझ जाते थे कि आज सारा हिंदी ऑडियंस है, क्योंकि ये बैठी हुई है यहाँ पर। जी जी जी। सर उनके संग मतलब हर एक लम्हा, हर एक काम बिल्कुल अद्भुत था। मतलब मैं उसको, मुझे तो लगता है कि उनके बारे में क्या बताऊं, इंसानों से बहुत ऊपर उठ के थे। बहुत ही लोकप्रिय इंसान और राष्ट्रपति बहुत ही लोकप्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। ओहो, अगला प्रश्न नहीं रख पाए। और राकेश जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और कल फिर आपसे मुलाकात करते रहेंगे और इस खेल को आगे बढ़ाएंगे, और सारी अच्छी अच्छी बातें भी होती रहेंगी। देवियों सज्जनों, यहाँ आज का समय यहीं समाप्त होता है। जाने से पहले हमारी जो एक्सपर्ट हैं मेघना पंत जी, उनसे हम विदाई लेंगे। मेघना जी, हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपका हमारे साथ जुड़े रहना। शुक्रिया। तो देवियों सज्जनों, आज विदा लेने से पहले मैं अपने बाकी बचे खिलाड़ियों से यही कहना चाहूँगा कि ज्ञान और ध्यान ये वो मंत्र हैं जो आपको खेल में आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। ज्ञान तो आपने खूब इकट्ठा किया है, अब बस खेलते वक्त अपने ध्यान को केंद्रित करने की ज़रूरत है। फिर आप देखिए, आप अपने सपनों की मंजिल इस हॉट सीट की ओर कितने जल्दी बढ़ते हैं, और धनालय की सीढ़ियों पर कितने जल्दी वो बढ़ते हैं और चढ़ते हैं। इन्हीं विचारधाराओं के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।